नमस्कार, मैं हूँ आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज़ में, 69वीं बीपीएससी की लेक्चर सीरीज़ में। आज इतिहास का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर आना है वो भूगोल का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा। तो आज हम खत्म करने वाले हैं आधुनिक इतिहास। पहले तो हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है प्राचीन इतिहास, बिहार का प्राचीन इतिहास, फिर बिहार का मध्यकालीन इतिहास, और अब हम लेक्चर ले रहे थे लगातार इधर आधुनिक बिहार के इतिहास की। अब आज जब लेक्चर खत्म हो जाएगी तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए ज्योग्राफी के लेक्चर, और उसके बाद कुछ इकोनॉमिक सर्वे और बजट की लेक्चर आएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है, लेकिन लेक्चर शुरू होने के पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 23 सितंबर को आपके लिए एक हमने ऑफलाइन टेस्ट आयोजित किया है। उस ऑफलाइन टेस्ट में आप जरूर पार्टिसिपेट करें जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं। जो बच्चे दिल्ली में हैं और यहाँ पर रह के बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मुखर्जी नगर, जो नेहरू विहार, गांधी विहार, जो ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, या दिल्ली में कहीं भी रह करके बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हों, वो जरूर इस टेस्ट को दें। आप उसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो आप जब लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल खोलेंगे और जो हमारा एक लेक्चर है कल की, जिसमें बीपीएससी समीक्षा के नाम से हमने लेक्चर डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पे गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म ओपन करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके अलावे आप दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर भी इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और 23 तारीख को 12 से 2 जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है, उसी टाइम में आपकी टेस्ट होगी, और एकदम ऐसे माहौल में होगी जैसे ओरिजिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन का प्रेशर झेलने और टाइम मैनेजमेंट करना आ जाए। मैं जानता हूं आजकल मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन टेस्ट देने की कोशिश करते हैं और ऑनलाइन टेस्ट घर पे बैठे बैठे देते हैं, तो उन्हें वो अनुभव नहीं मिल पाता है जो एक ऑफलाइन टेस्ट में मिलना चाहिए। तो जरूर इस टेस्ट को दीजिए। आइए हमारे टेस्ट सेंटर पे ओल्ड राजेंद्र नगर में लेवल अप आईएएस जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वहां पर हमारा टेस्ट सेंटर है, वहीं पर आकर के आपको टेस्ट देना है। तो स्वागत है आप सबका। इसके साथ आज की लेक्चर की शुरुआत होती है। आज की लेक्चर हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे, और फिर देखेंगे कुछ पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशन से संबंधित प्रश्न। तो अब हम जरा सा इस चीज को समझें कि भारत छोड़ो आंदोलन यदि शुरू किया गया गांधी जी द्वारा, तो इसके पीछे की भूमिका क्या रही थी। आप सबको पता है 1939 का समय आ चुका है, और 1939 में यूरोप में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और पोलैंड के क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया। फलस्वरूप वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है सितंबर 1939। आपको पता है विश्व युद्ध में दो धड़ा, प्रथम विश्व युद्ध में भी दो धड़ा था और द्वितीय विश्व युद्ध में भी दो धड़ा था। मित्र राष्ट्र और एलाइड, मित्र राष्ट्र जिसको एलाइड पावर या एलाइड फोर्सेस कहते हैं, और धुरी राष्ट्र जिसको एक्सिस पावर कहते हैं, धुरी राष्ट्र। तो दो धड़े में ये बटे हुए थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में। जहां धुरी राष्ट्र में द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान जैसे राष्ट्र हैं, वहीं मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में चल के अमेरिका जैसे राष्ट्र भी शामिल हो जाएंगे। दोनों ही विश्व युद्ध में हमें यह देखने को मिलेगा कि अमेरिका आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाएगा, पृथकवादिता का पॉलिसी अपनाएगा, अपने आप को युद्ध से दूर रखेगा। तो इन परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि दोनों ही विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल होना पड़ा मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका को, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल होना पड़ा अमेरिका को। तो
जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो ब्रिटेन तो शामिल होता ही है विश्व युद्ध में, साथ ही साथ अपने उपनिवेशों को भी जबरदस्ती इसमें शामिल कर देता है, जिसमें भारत भी शामिल है। उसने यहां तक उचित नहीं समझा कि जो चुनी हुई सरकार बनी हुई है, कांग्रेस 1937 की चुनाव के माध्यम से 8 राज्यों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार चल रही थी और 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग और अन्य पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी और छोटे मोटे दलों की जो सरकारें चल रही थी, उनसे पूछने तक का गुरेज नहीं किया कि युद्ध में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्टियां जो सरकारें चला रही थी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता के नुमाइंदे थे और सबसे बड़ा दल इसमें कांग्रेस था। कांग्रेस से बिना सलाह मशवरा किए यह ऐलान हो गया कि भारत भी युद्ध में शामिल होगा ब्रिटेन की तरफ से। यह मंजूर नहीं था कांग्रेस को। कांग्रेस ने सीधे सीधे पूछ लिया कि पहले तो यह बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, इस युद्ध से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि भारत को इसमें शामिल करना चाहते हैं तो भारत की मांगों को पूरी करनी होगी, हमारी मांगों को पूरी करनी होगी। और हमारी एकमात्र मांग है कि यदि हम युद्ध में आपका साथ देंगे तो युद्ध समाप्ति के पश्चात हमें चाहिए आजादी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, उससे कम पे हमें मंजूर नहीं अब कुछ। यदि आप हमें युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता देते हैं तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, वरना नहीं। अंग्रेजों ने इस पर कोई उत्तर देना उचित नहीं समझा। उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो साहब ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पहले युद्ध में शामिल होइए, इस पे सोचा जाएगा। अंततः 1939 के अक्टूबर में जाकर के कांग्रेस ने सभी राज्यों से, जिन प्रांतों में उसकी सरकारें चल रही थीं, वहां से इस्तीफा दे दिया। वहां की सरकारें गिर गई। अब यह प्रेशर जनरेट हुआ, यह एक दबाव बना। उधर अमेरिका और अन्य राष्ट्र यह प्रेशर बना रहे थे लगातार ब्रिटेन के ऊपर कि यदि भारत जैसे बड़े राष्ट्र को युद्ध में शामिल करना है, वहां के सैनिक चाहिए, वहां के अनाज चाहिए, वहां से सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो हमें भारतीयों के मांगों को सुनना चाहिए। आप जो है उनकी मांगों को सुनिए। तो पहले तो इन्होंने, लॉर्ड लिनलिथिगो साहब ने ब्रिटेन की सरकार की तरफ से पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा। तो इस अगस्त प्रस्ताव में यह विचार रखा गया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, साथ ही साथ आपके लिए एक संविधान बनाने का भी कार्य करेंगे। संविधान सभा बनेगा, वो संविधान सभा आपके लिए कानून बनाने का कार्य करेगा। दोनों ही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे सिरे से नकार दिया। जहां मुस्लिम लीग 1940 आते आते अपने पाकिस्तान की मांग को रटना शुरू कर चुकी थी, वहीं कांग्रेस ने भी इसको सिरे से खारिज कर दिया। बोला कि यह मंजूर नहीं है, हमें तो सिर्फ स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चलेगा। यह कभी होता था हमारी मांग डोमिनियन स्टेटस की, उससे नीचे तो अब स्वतंत्रता से नीचे हम जाएंगे नहीं। तो एक ब्लॉकेड, एक तरह से है ना, दोनों के बीच में डेडलॉक है ना, रुकावटें आ गई ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच में। और बिना कांग्रेस को अपने पाले में किए भारत को युद्ध में, हालांकि युद्ध में झोंक दिया गया, लेकिन यह बिना मंजूरी के था, बिना मन के था। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होगा और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होगा, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि हमें ब्रिटिशर्स, प्रस्ताव यह आएगा कि हमें ब्रिटिशर्स से मांग करनी चाहिए अपने पूर्ण स्वतंत्रता की। और 1940 में ही गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाएगी। हालांकि समाजवादी और वामपंथी और अन्य दलों का मानना था
कि हमें यह उचित वक्त है, जिस समय ब्रिटेन फंसा हुआ है युद्ध में, उस पर और अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए हमें एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन शुरू करना चाहिए। लेकिन गांधी जी इस पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि अभी अंग्रेज संकट की दौर से गुजर रहे हैं तो हमें अपना विरोध दर्ज कराना है, लेकिन इतने बड़े जन आंदोलन के रूप में नहीं। तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है कॉन्सेप्ट रखा। उनका मानना था कि यदि, क्योंकि यह एक माहौल बनना शुरू हो चुका था, अंग्रेजों ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस तो हमारे पक्ष में है जी, कांग्रेस तो हमारे साथ युद्ध में साथ दे रही है। तो गांधी जी ने इस बात को रखा कि हमें यह जनता को बताना पड़ेगा कि हम इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं हैं, और इसके लिए हमें जन आंदोलन नहीं, लेकिन सांकेतिक तौर पे हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे जनता तक यह मैसेज पहुंचे कि कांग्रेस इस युद्ध के विरोध में है। ऐसा ना हो कि जनता हमारे खिलाफ हो जाए, तब जाके व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। पवनार आश्रम, वर्धा आश्रम जो है, वहां से 5 मील की दूरी पर एक पवनार जगह है, वहां से उन्होंने ऐलान किया किस चीज की, व्यक्तिगत सत्याग्रह की। और इसमें प्रथम सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करना, सबको सत्याग्रह नहीं करना है। तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया। 17 अक्टूबर 1940 को यह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है और विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फलतः गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही के तौर पे चुना, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और तब तीसरे सत्याग्रही के तौर पे ब्रह्मदत्त को चुना गया है। यह एग्जाम में पूछ चुका है। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बनते हैं। इधर बिहार में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता है। जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है उसने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया, और नवंबर 1940 से यहां पर शुरू होता है। जहां अक्टूबर में शुरू होता है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, नवंबर आते आते बिहार में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया। और प्रथम सत्याग्रही बनाए जाते हैं श्री कृष्ण सिंह, और फिर उनके गिरफ्तारी के पश्चात द्वितीय सत्याग्रही बनेंगे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है जी। तो चलें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों को हम समझते चलेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने निकल के क्या आ रहा है? व्हेन डिड इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट इन बिहार? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में कब से मानी जाती है? मैंने नवंबर बता दिया, नवंबर चेक कर लो यहां पे कहां है, 28 नवंबर 1940 लिखा हुआ है। 28 नवंबर 1940 लिखा हुआ है ना, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। 28 नवंबर 1940 से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, जबकि 17 अक्टूबर 1940 से गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पवनार आश्रम से। ठीक है। अब प्रश्न है कि भाई बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? तो बिहार में जो केंद्र था वो था सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। अब प्रश्न है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की। फिर प्रश्न निकल के आता है कि सदाकत आश्रम के भूमि, जो जिस लैंड पे, जिस भूमि पर सदाकत आश्रम बना था, उस भूमि को दान किसने दिया? प्रश्न बन चुका है, पहले भी लेक्चर में हो चुका है। खैरू मियां नामक व्यक्ति ने उस भूमि को दान दिया था। फिर प्रश्न आता है कि यह किस वर्ष स्थापित हुआ? 1921 में स्थापित हुआ, और यहीं से मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू किया था। चलिए, तो हमारे सामने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रश्न पहला निकल के आ गया। दूसरा प्रश्न चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। Who was the first सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? हमने पहले भी बताया आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे? श्री कृष्ण सिंह, है ना। तो श्री कृष्ण सिंह ही हमारे प्रथम सत्याग्रही थे। किस चीज के? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि थोड़ी सी पीछे ले चलूंगा आपको, कि जब कांग्रेस ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, सभी सरकारें
गिर गई इन द सेंस कि इस्तीफा देने के बाद सरकारें वहां पे खत्म हो गई। तो मुस्लिम लीग और बी आर अम्बेडकर, उसमें बी आर अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, और इसमें समर्थन देने वाले कौन थे? हमारे भीमराव अंबेडकर। क्योंकि उस समय कांग्रेस और भीमराव अंबेडकर के विचारों के बीच में बहुत सारी भिन्नताएं थी। मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस कोई एक विचारधारा नहीं है, कांग्रेस कई सारे विचारधाराओं का मेल था। तो यहां पर कांग्रेस की विचारों से भीमराव अंबेडकर के विचार मेल नहीं खाते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस मुक्ति दिवस का समर्थन किया जो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। खैर, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 है, Who was the second सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री, और ये साहब हैं कौन? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो हैं वो द्वितीय सत्याग्रही बने श्री कृष्ण सिंह के बाद, जब श्री कृष्ण सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। कमान संभालने वाला कोई चाहिए ना, तो कमान संभाला इन्होंने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? Who was the women arrested for conducting individual सत्याग्रह इन गया? अब मैं बता दूं कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में। चाहे वो प्रभावती देवी हो, चाहे वो भगवती राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी हो, चाहे वो जगत नारायण लाल की पत्नी जो है राम प्यारी हो, चाहे वो सुंदरी देवी हो, चाहे वो सरस्वती देवी हो, सभी ने बहुत प्रमुख रोल निभाया है बिहार के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जो बिहार में भी लड़ी गई है। यह शब्द कहना गलत है कि बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार में लड़ी गई, अन्य क्षेत्रों में तो लड़ी जा रही थी। तो कौन कौन लोग थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, गया जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के दौरान गिरफ्तार हुई थी ये महिलाएं? इसमें से कौन सी महिला हैं? पहला है प्रियंवदा देवी, बी है जगत रानी देवी, सी है जानकी देवी, डी है उपरोक्त सभी। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही महिलाएं गिरफ्तार हुई थीं गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के दौरान। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? Where was the first student union conference formed in India? भारत में प्रथम छात्र संघ सम्मेलन का गठन कहां हुआ था? देखो जी, बिहार हमारा हमेशा से अग्रणी रहा है। बिहार जो सोचता है, आज के वक्त की भी बात मैं कर लूं तो बिहार जो सोचता है उसे सारा देश फॉलो करता है। भले ही हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों, इसकी विवेचना हो सकती है कि क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से हम अभी भी जो राज्यों का रैंकिंग है उसमें हम सबसे निचले स्तर पे आते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से जितना सजग बिहार है, उतना सजग पूरे भारत में कोई राज्य नहीं है। तो बिहार राजनीतिक रूप से जो आज सोचता है वो बाकी राज्य कल होके सोचते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर प्रश्न है कि पहली बार प्रथम छात्र संघ सम्मेलन कहां हुआ? अब इतनी सारी भाषण मैंने इसलिए दी कि आप ये समझ जाइए कि प्रथम छात्र संघ सम्मेलन कहां हुआ होगा? हमारे बिहार में। आपको पता है ना कि इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने में छात्रों का सबसे बड़ा योगदान है। आज के नेता कहते हैं छात्रों को राजनीति क्यों करना है, छात्रों को तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए। भाई साहब, ये छात्र ना होते तो स्वतंत्रता संग्राम इतनी सफल ना होती। ये छात्र ना होते तो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक दिया होता। ये छात्र ना होते तो भारत में नए विचारों का जन्म नहीं होता। तो भाई ये छात्र क्योंकि छात्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है ना भारत का भविष्य, और भारत का भविष्य से जुड़ा हुआ है छात्र का भविष्य।
तो छात्र क्यों ना राजनीति करें? राजनीति कोई गंदी चीज थोड़ी है। राजनीति तो अच्छी चीज है। हर इंसान का जीवन राजनीति से जुड़ा हुआ है। वो जब मार्केट में जाता है सब्जी खरीदने, तेल खरीदने, चीनी खरीदने, मसाला खरीदने, उसके जीवन में राजनीति घुस गई है। महंगाई, राजनीति घुस गई। आप महंगाई पर चर्चा करते हैं, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, है ना। नौकरियां नहीं मिलेंगी, फिर उस पर चर्चा करेंगे आप। क्राइम बढ़ेगा, फिर उस पर चर्चा करेंगे आप। हर तरीके से आपके जीवन में राजनीति घुसी हुई, आप उससे बच नहीं सकते। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में अब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ क्या सीन है भाई, कि बड़े बुजुर्ग जो 70 साल 75 साल के हम वही देश चला सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है। क्यों युवा नहीं चला सकते देश को? मुझे लगता है कि देश का बागडोर युवा के हाथ में होना चाहिए, है ना। क्योंकि उनके पास नई सोच है, इनोवेशन है, नवाचार है। पुराने विचारों से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम बार बार कहते हैं कि हमें विश्व के सबसे महान राष्ट्रों में से हमें गिना जाता है, लेकिन विकसित राष्ट्रों में नहीं गिना जाता। कि आज भी हम विकासशील हैं। क्यों? क्योंकि हम पुराने ढर्रों पे चल रहे हैं आज। ठीक है। भारत में प्रथम छात्र संघ सम्मेलन का गठन कहां हुआ है? बिहार में हुआ है। बिहार आंसर होगा हमारा। प्रश्न संख्या 5 के बाद 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? इन द कोर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट द पटना सेक्रेटरिएट शूटिंग टेक प्लेस। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीबारी हुई। अब चलो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के दबाव में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा क्रिप्स मिशन भेजा भारत में, और क्रिप्स मिशन 1942 में फेल कर गया। ठीक है जी, कहीं कोई शंका? तो अब इसमें हमें क्या देखा कि 1942 में जो क्रिप्स मिशन आती है उसने भी वही बात करी, एडिशनल कुछ ऐड करके, जो अगस्त ऑफर में था। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे पुराने मित्र क्रिप्स साहब ने एक डेविल इंटेंशन के साथ भारत पर आए हुए हैं। डेविल इंटेंशन मतलब दानवी विचार के साथ। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम आपको इस बात की स्वतंत्रता देंगे कि आप अपना कानून बना सके। ठीक है, लेकिन सब युद्ध के बाद ऐसी कानून बने जिसमें सभी विचारों, सभी पार्टियों का सहमति हो। जो संविधान सभा बने उसमें सभी पार्टियों का सहमति हो। और भी कई सारी बातें थी जिसे कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया, और मुस्लिम लीग ने तो नकार ही दिया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कोई बात ही नहीं था। 1942 आते आते पाकिस्तान का मांग बहुत जोर पकड़ चुका था। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया, और जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो गांधी जी को यह समझ में आ गया कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। हमें एक, कहते हैं ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो लोहा गर्म है, एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करने का वक्त आ गया है। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की मीटिंग होती है, और वहां पर यह पहली बार विचार किया जाता है कि हमें एक अंतिम लड़ाई लड़नी चाहिए, और हमें ऐसा अंतिम लड़ाई लड़नी चाहिए जिसके पश्चात अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। अतः क्या होना किया गया? गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। ठीक, फिर वहां पर वर्धा में यह कंफर्म हो गया कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। अब आता है समय अगस्त में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक होती है। उसमें नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, और वल्लभ भाई पटेल द्वारा उसको अनुमोदित किया गया। विरोध के बावजूद भी
कांग्रेस में कई लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हो जाता है और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने एक विशाल जनसमूह को भाषण दिया और एक जोशीला भाषण देते हुए वहीं पर उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। हालांकि यह वक्तव्य हिंसात्मक नहीं था। अंग्रेजों ने जबरदस्ती यह आरोप लगाने की कोशिश की कि गांधी जी द्वारा यह कहा हुआ स्टेटमेंट ने पूरे भारत में एक हिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत कर दी। गांधी जी ने इसका खंडन किया, देखो जी हमारा करो या मरो का मतलब कुछ और है ना। अब इसके पीछे कई सारे हम लोग विचार कर सकते हैं कि उस करो या मरो का क्या मतलब रहा। अभी इसके लिए समय सीमा हमारे पास कम है। तो अब वहां पर 8 अगस्त को यह शुरुआत हो जाती है, 8 अगस्त 1942 को, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और 8 अगस्त के रात को, 9 अगस्त की शुरुआत, रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के समस्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, अबुल कलाम आजाद हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सारे के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया कि नेता विहीन, अब एक तरह से भारत छोड़ो आंदोलन नेता विहीन आंदोलन हो गई। सारी की सारी कमान, नेतृत्व जनता के हाथों में चली गई। कोई कांग्रेसी नेता नहीं है इस आंदोलन को संभालने वाला। यहां पहली पंक्ति से लेकर के दूसरी पंक्ति तक के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दूसरी पंक्ति के नेताओं में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सूरज नारायण सिंह, नित्यानंद सिंह जैसे बड़े नेता शामिल रहे हैं। ठीक है, तो ये घटना 9 अगस्त को, 9 अगस्त आते आते सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 अगस्त को राजेंद्र बाबू को, 10 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को एक जुलूस नेतृत्व करते वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको भेजा जाता है बांकीपुर जेल। पटना में अशोक राजपथ में बांकीपुर थाना है, तो उनको बांकीपुर जेल भेजा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को भी गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, इन सभी नेताओं को हजारीबाग जेल में रखा जाता है। तो सभी कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हैं। यह आंदोलन अब जनता के हाथों में है। जनता हिंसक हो जाती है, कई जगह हिंसक जो है रवैया अख्तियार कर लेती है। तो ये 10 तारीख को, उसी क्रम में 11 तारीख को 7 छात्रों ने मिलकर यह निर्णय किया कि हम पटना सचिवालय पर भारतीय झंडा फहराएंगे। और उस समय पटना के जो कमिश्नर हैं, पटना के जो अधिकारी हैं, उनका नाम है WG आर्चर। तो आर्चर साहब ने यह सीधे सीधे ऑर्डर दे दिया था कि ऐसी कोई भी गतिविधि अगर हो तो शूट एंड साइट, शूट ऑन साइट, एकदम उसी क्षण गोली मार दो। तो 7 छात्रों ने मिलकर यह निर्णय किया कि हम पटना सचिवालय पर झंडा फहराएंगे और उस झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र उस गोली में मारे, उस फायरिंग में मारे जाते हैं, गोलीबारी में मारे जाते हैं। आज भी जाइएगा पटना सचिवालय तो वहां पे सातों छात्र की मूर्तियां बनी हुई है कि कैसे एक छात्र लेकर के झंडा आगे बढ़ा, उसे गोली लगी, फिर दूसरे छात्र ने उसको जो है थाम लिया, फिर तीसरे छात्र ने थाम लिया, गोली लगती गई और छात्र थामते चले गए और अंततः जाकर के झंडा फहरा दिया। लेकिन उसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। और सिर्फ यहीं पर घटना नहीं हुआ, सचिवालय घटना, जिला स्तर पे भी कई सारे नेताओं ने झंडा फहराने की कोशिश की और उसमें मारे गए। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे जिला स्तर पे किन किन नेताओं ने। तो यहां पर ये घटना कब हुआ? पटना सचिवालय गोलीबारी, पटना सचिवालय गोलीबारी हुई 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो अब देखें जरा सा अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? In the course of Quit India movement, the number of students who died in the police firing in Patna Secretariat on August 11, 1942, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को
पटना सचिवालय में पुलिस गोलीबारी में मरने वाले छात्रों की संख्या अभी कई बार मैंने चर्चा कर दी, 777, मतलब 7 स्टूडेंट्स मारे जाते हैं तो 7 छात्रों की मृत्यु हो जाती है। सब 9, 10th, 11th के बच्चे थे, सब स्टूडेंट्स 9, 10th, 11th के थे। और देखिए कितना जोश था उस समय गांधी जी के पीछे। आज गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं लोग, बहुत लोग, और ये कौन लोग हैं वो सारी पूरी देश समझती है, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए कि गांधी के पीछे संपूर्ण भारत खड़ा था, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को छोड़ के, जो गांधी को नापसंद करते थे, गांधी के विचारों से मिल नहीं खाते थे। हालांकि गांधी से बड़ा हिंदुवादी कोई नहीं हुआ, गांधी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं हुआ। तो कुंठा की भावना, हीनता की भावना जो है ना, यह विवश कर देती है लोगों को घृणा करने की। जिसके अंदर कुंठा होती है, हीनता होती है, वो लोगों से सिर्फ घृणा कर सकते हैं, प्रेम का भाव नहीं रख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अमॉन्ग द मैटर्स ऑफ द पटना सेक्रेटरिएट फायरिंग। निम्नलिखित में से कौन पटना सचिवालय गोलीबारी के शहीदों में से नहीं था? अच्छा, उमाकांत प्रसाद सिन्हा और देवीपत चौधरी थे। अब इसमें प्रश्न पूछ रहे नहीं था ना, देखते हैं कौन नहीं था। राजेंद्र प्रसाद सिंह और राम गोविंद, हम 7 स्टूडेंट्स का नाम इसमें निकाल के लाते हैं। क्वेश्चन मैंने इसी तरह से तैयारी किया है। राजेंद्र प्रसाद सिंह और राम गोविंद सिंह ये भी थे, तो 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे, 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे, 4 स्टूडेंट्स हो गए। रामानंद सिंह जिसको, और जगपति चौधरी, रामानंद सिंह को रमन जी भी कहा जाता था, तो ये भी थे, तो 6 स्टूडेंट्स हो गए। सीताराम केसरी और सतीश चंद्र झा, तो सतीश चंद्र झा थे, सीताराम केसरी नहीं थे। हालांकि सीताराम केसरी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से शामिल रहे हुए हैं, लेकिन ये सचिवालय कांड में नहीं थे। तो इस तरह से डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सतीश चंद्र झा तो हैं लेकिन सीताराम केसरी नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मेरे 7 छात्र निकल के आ जाते हैं जिनको गोलीबारी में जो शहीद होते हैं। एक तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, फिर देवीपत चौधरी, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राम गोविंद सिंह, रामानंद सिंह, जगपति चौधरी और सतीश चंद्र झा, ये 7 छात्रों की मृत्यु होती है उस सचिवालय कांड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सीताराम केसरी भारत छोड़ो आंदोलन के नेता तो हैं, लेकिन सचिवालय कांड में ये शामिल नहीं थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच मेंबर ऑफ द आजाद दस्ता डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी। देखो जी, आजाद दस्ता क्या था, इस पे मेंस में भी प्रश्न पूछ चुका है। आजाद दस्ता एक गुप्त संगठन था जो विशेष तौर पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित किया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक तरह से ये आर्म्ड जो है ना, एक सशस्त्र जो विद्रोह है वो करती थी, और इसका गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था हजारीबाग जेल से भागने के पश्चात, है ना। उसी साल दिवाली के समय में आज हजारीबाग जेल से ये भाग जाते हैं अन्य साथियों द्वारा, जिसमें राम मनोहर लोहिया, योगेंद्र शुक्ला जैसे नेता शामिल रहे। उनके साथ ये फरार हो जाते हैं वहां से, और ये आजाद दस्ता का गठन, ये चले जाते हैं नेपाल, और नेपाल में जाकर के ये आजाद दस्ता का गठन करते हैं, और तराई क्षेत्रों में जम के अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, जिसमें रेलवे उखाड़ देना, कम्युनिकेशन के साधन जो है बर्बाद कर देना, ये सारी चीजें ये लोग करते थे ताकि किसी तरह से अंग्रेज परेशान होते रहें। तो आजाद दस्ता के किस सदस्य ने संचार और प्रचार विभाग, एक तरह से एडवर्टीजमेंट करने का जो जिम्मेवारी था, आजाद दस्ता और का तो विचारधारा था ही, गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार, क्योंकि गांधी जी तो जेल में हैं, तो गांधी के विचारों को जनता तक पहुंचाना और जनता तक ये मैसेज लगातार देते रहना कि हमें अहिंसक रहना है, हिंसक नहीं होना है, यह बार बार जनता को याद दिलाना है। इसका कमान किसने संभाला? राम मनोहर लोहिया। किसने संभाला? राम मनोहर लोहिया। इसके अतिरिक्त एक और स्त्री हैं, एक लेडी हैं, जिन्होंने गुप्त रेडियो का प्रसारण किया इसी के तहत, जिसमें राम मनोहर लोहिया भी जो है शामिल होते थे हमेशा उस प्रसारण में, और उनका नाम है अरुणा आसफ अली। क्या है? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो थी
उन्होंने गुप्त रेडियो प्रसारण किया, जिसमें उन्होंने जनता तक हमेशा गांधी के विचारों को प्रसारित करने की कोशिश की और जनता को एक तरह से शांत रखने की कोशिश की कि हमें आंदोलन करना है, लेकिन अहिंसक करना है, हिंसक नहीं करना है। तो राम मनोहर लोहिया ने संचार और प्रचार विभाग का कमान संभाला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर के बाद 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विच पार्टी वॉज एक्टिव इन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सी पार्टी सक्रिय थी? परशुराम दल, सियाराम दल, महेंद्र गोप दल या उपरोक्त सभी? हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो स्थानीय दलें थी अलग अलग जिलों की, उन्होंने एक तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में अपना एक प्रमुख योगदान निभाने का कार्य किया है। सियाराम दल सियाराम सिंह द्वारा गठित किया गया था और ये आजाद दस्ता का ही एक ब्रांच था, आजाद दस्ता का ही एक शाखा था, है ना। आजाद दस्ता का ही एक शाखा था। और आजाद दस्ता हो या सियाराम दल जैसे या परशुराम दल जैसे जो नेता हैं, उनकी जो टेक्निक है, जो युद्ध नीति है, वो कैसी रही है? गुरिल्ला युद्ध नीति। गुरिल्ला युद्ध नीति मतलब क्योंकि ताकत में ये कम है अंग्रेजों के मामले में, तो ये छुप छुप के हमला करने में विश्वास रखते थे। चलिए प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 11 नंबर प्रश्न कहता है द टू लीडर्स हु वर अरेस्टेड फ्रॉम द हजारीबाग ऑन 9th of August 1942। 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया, रामलाल और देवीलाल नहीं है, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह नहीं है, रामनाथ और देवनाथ नहीं है, शिव कुमार और रामानंद, डी आंसर हो जाएगा। शिव कुमार और रामानंद को गिरफ्तार किया गया था कहां से? हजारीबाग जेल से, सॉरी हजारीबाग शहर से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर के बाद 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्नों में क्या है? हु वाज द वाइफ ऑफ जगत नारायण लाल? जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में एक बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई थी? और ये थी रामप्यारी देवी, सुंदरी देवी, भगवती देवी या मंगला देवी? तो ये थी रामप्यारी। रामप्यारी जो है वो जगत नारायण लाल की पत्नी थी। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी हुई थी किस वक्त? इनकी गिरफ्तारी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगला प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अरेस्टेड ऑन दी August 9, 1942 एंड सेंट टू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया कहां पे? मैंने बताया भी था, बांकीपुर जेल भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? बांकीपुर जेल भेज दिया गया उनको गिरफ्तार करके। श्री कृष्ण सिंह को भी बांकीपुर जेल ही भेजा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे है? और जयप्रकाश नारायण इसी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अखिल भारतीय स्तर के नेता बन जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध था किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से। हालांकि ये कांग्रेस सोशलिस्ट के पार्टी के, इनका ये जो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की मेंबरशिप धारण की थी, उसके सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये कांग्रेस की विचारधारा को समझते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जुट जाते। कांग्रेस कोई भी आंदोलन जब जारी करती थी तो चाहे कोई भी पार्टी के मेंबर हो वो उसका साथ देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक कॉमन जो है ऑब्जेक्टिव, कॉमन एक गोल के लिए हम लड़ रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, एक कॉमन गोल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो है क्या? स्वतंत्रता। और वो क्या कॉमन गोल है? स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? हु लेड द गुरिल्ला स्ट्रगल ऑन द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ इंडिया नेपाल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर भारत नेपाल की सीमा, है ना, उत्तर भारत में नेपाल की सीमा पर गुरिल्ला संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। इन्हीं के द्वारा गठित किया गया था आजाद दस्ता। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या किया गया था? आजाद दस्ता का नेतृत्व किया गया। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 15 के बाद 16 क्या कहता है? विच पुलिस फोर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ सेक्रेटरिएट शूटिंग? जो सचिवालय कांड हुआ 11 अगस्त 1942 को, उस दौरान पटना सचिवालय के सुरक्षा का कमान किसके हाथ में था? और इसी सैन्य दल ने उन छात्रों पर गोली चलाई थी। और यही कारण है कि आज भी ये रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी का एक पार्ट है, और यह आपको पता चल गया होगा कौन सा है? गोरखा है। कौन है? गोरखा हैं। गोरखा आज भी, इतनी वफादारी थी इनकी अंग्रेजों के साथ कि आज भी अंग्रेजी सेना में, ब्रिटिश आर्मी में एक गोरखा रेजिमेंट
है उनकी बहाली यहीं से होके जाती है, कुछ बिहार, कुछ इंडिया से और कुछ नेपाल से जाते हैं लोग। ठीक है, तो गोरखा जो है वो ब्रिटिश आर्मी की पार्ट आज भी है। तो यही गोरखा जो है उस समय पटना सचिवालय की सुरक्षा का कमान संभाल रही थी। द चीफ ट्रेनर ऑफ आजाद दस्ता, द चीफ ट्रेडर ऑफ आजाद दस्ता फॉर्म्ड इन नेपाल बाय जयप्रकाश नारायण। जो आजाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, उसका मुख्य प्रशिक्षक कौन था? उसका मुख्य प्रशिक्षक नित्यानंद सिंह थे। और नित्यानंद सिंह इसलिए मुख्य प्रशिक्षक थे क्योंकि ये आर्मी के, ये सेना के सदस्य रह चुके थे और वहां से ये रिजाइन मार करके और जो है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे। तो इनके पास वो सारी टेक्निक थी जिससे वो ट्रेंड कर सकते थे आजाद दस्ता के सदस्यों को, जिसमें गोली चलाना, गोली चलाने की ट्रेनिंग देना और बाकी अन्य जो है फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो दे सकते थे। तो नित्यानंद सिंह जो है वो आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 17 के बाद 18 पे आते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है हु लेड द तुमुल मूवमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तुमुल मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तुमुल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है ऑप्शन है नौलखा सिंह, नरसिम्हा नारायण, अग्रजीत पासवान या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अग्रजीत पासवान। अग्रजीत पासवान ने तुमुल मूवमेंट का आंदोलन किया था। तो अब प्रश्न संख्या 19 पर आने की बारी है। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? जहां पे कॉन्सेप्ट होगा वो मैं वहां खुद समझा दूंगा। ओके, तो 19 नंबर प्रश्न कहता है कि जयप्रकाश नारायण ऑर्गेनाइज द आजाद दस्ता टू ट्रेन द यूथ इन गुरिल्ला वॉरफेयर, है ना। जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन किया। कहां पर? नेपाल, भागलपुर, पटना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बार बार बता भी रहा हूं इस जगह का नाम, और वो क्या है? नेपाल में। नेपाल में इसलिए क्योंकि वहां पर अंग्रेजों द्वारा इनको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। नेपाल में बहुत सारे जंगल थे, जंगल में ये छुपे हुए रहते थे, है ना। गुप्त संगठन बना के रखा हुआ था इन्होंने, और वहां से इनकी गिरफ्तारी होनी मुश्किल थी। तो इस तरह से अंडरग्राउंड रह करके इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का कमान संभाला था। और गांधी जी और बाकी नेताओं के गिरफ्तार होने के कारण जो है कि कोई तो नेतृत्व चाहिए थी, और जयप्रकाश नारायण ने वो नेतृत्व दिया। और यही वो भारत छोड़ो आंदोलन है जिसका फायदा उठाया मुस्लिम लीग ने, और जनता के बीच में अपनी पहुंच बनाई और पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ किया। क्योंकि मैदान खाली था, कांग्रेस के कोई लोग थे नहीं, कांग्रेस के नेता थे नहीं जो उसको अपोज करते, तो उन्होंने जम के भारतीय जनता के बीच में और खासतौर पर मुसलमानों के बीच में पाकिस्तान की मांग को और ज्यादा जो है पाकिस्तान की मांग की बीज को बोया। 20 नंबर प्रश्न कहता है इन विच डिवीजन वाज द पीपल्स रूल एस्टैब्लिश्ड फॉर अबाउट 2 months ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस संभाग में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? अर्थात वहां पर एकदम से अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया गया, अंग्रेज थे ही नहीं, भगा दिया गया, मार डाला गया। एक तरह से वहां पे अंग्रेजी शासन समाप्त हो गई थी। बाद में अंग्रेजों ने पुनः जो है प्रयास करके वहां पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन 2 महीने तक लगभग जनता का शासन स्थापित हो चुका था। और ये पटना था या भागलपुर था या तिरहुत था या गया था? तो आंसर हो जाएगा तिरहुत। तिरहुत में एक तरह से पहली लोकतांत्रिक सरकार जो है स्थापित हो चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, बंगाल और यूपी में भी इस तरह की जो है समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी, जो है एक तरह से वहां से अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया गया था। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न हो गया। 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 21 नंबर प्रश्न कहता है द यूथ ऑफ विच प्लेस ऑफ बिहार हैड एस्टैब्लिश्ड ध्रुव दल टू काउंटर द ब्रिटिश रूल। बिहार के किस स्थान पर युवाओं ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का स्थापना किया था? ध्रुव दल क्यों? क्योंकि एक ध्रुव कुमार नाम के छात्र थे। ध्रुव कुमार नाम के एक छात्र थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन पर गोली चला के इनको मार डाला गया था। तो ये शहीद हो गए इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये स्थान था कटिहार। कटिहार में ध्रुव कुमार को शहीदी मिली, जिसके नाम पर ही ध्रुव दल की स्थापना की और कटिहार के युवाओं ने। तो ये कहां पे था? कटिहार। कटिहार में ध्रुव दल की स्थापना की गई थी जो अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न की बारी है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है।
22 नंबर प्रश्न कहता है एन इंडिपेंडेंट आजाद दस्ता वाज फॉर्म्ड इन भागलपुर बाय, भागलपुर में एक स्वतंत्र आजाद दस्ता का गठन किया गया जो बाद में जो एक सियाराम दल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सियाराम दल। और ऑब्वियसली किसने स्थापित किया गया, स्थापित किया होगा? सियाराम सिंह ने स्थापित किया था। तो बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, आ रही हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और नए छात्र हैं तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए, तो भागलपुर में स्वतंत्र आजाद दस्ता का गठन किया गया, किसके द्वारा? सियाराम सिंह द्वारा, जिसको सियाराम दल भी कहा जाता था। चलिए, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 23 नंबर प्रश्न कहता है वेयर डिड अ प्लेन क्रैश इन अगस्त 1942 इन विच 2 पायलट्स वर किल्ड बाय द पीपल। अगस्त 1942 में एक विमान दुर्घटना हुई। यह अंग्रेजों का विमान था, एक सैन्य विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वो जो है खेत में जाकर के गिर गई, जिसमें 2 पायलट को लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ के क्या कर दी? हत्या कर दी। पकड़ के क्या कर दी? भीड़ के हत्थे चढ़ेंगे, है ना, तो फिर मारे ही जाएंगे वहां पे, चाहे भीड़ बड़ी खतरनाक चीज होती है, इसलिए कहते हैं कि भीड़ तंत्र, है ना। इंडिया में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए, ना कि भीड़ तंत्र। मतलब कि पिछले कई सालों में देखने को आ रहा है कि कई सारे मामले भीड़ अपने हाथों में ले लेती है और इसमें कई निर्दोष भी मारे जाते हैं, क्योंकि भीड़ के हाथों में जाने का मतलब है आपका मारा जाना। वो बिना सोचे समझे, बिना कुछ निर्णय किए, आवेश में कुछ भी कर सकती है ना भीड़। तो यहाँ पर 2 पायलटों की हत्या कर दी गई। कहाँ पर? मुंगेर में। मुंगेर में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जहां पर वहां के लोगों ने हत्या कर दी दोनों पायलटों की। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट विच स्टेट वाज लीडिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन सा राज्य कर रहा था? इस राज्य में सबसे ज्यादा प्रभाव दिख रहा था किस चीज की? भारत छोड़ो आंदोलन की। और ये कौन सा था? हमें पता है कौन सा? बिहार। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव दिखा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा तीव्रता से यह आंदोलन चलाया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। है ना, भारत की आजादी के बाद स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता है कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है वो प्रथम मुख्यमंत्री बने। जयराम दौलतराम जो है हमारे राज्यपाल थे। कौन थे? हमारे राज्यपाल थे। और महामाया प्रसाद को कहा जाता है, ये भी मुख्यमंत्री, महामाया प्रसाद भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और महामाया प्रसाद प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। 26 नंबर प्रश्न है हु बर्न डाउन द पुलिस स्टेशन इन सारण ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में पुलिस स्टेशन किसने जलाया था? सारण में पुलिस स्टेशन किसने जलाया था? कुलानंद वैदिक, श्याम बिहारी लाल, जगलाल चौधरी या जयप्रकाश सिंह। है ना, सारण में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया किसके द्वारा? जगलाल चौधरी द्वारा। जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस स्टेशन जलाया गया। कहां पर? सारण में, याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 27 नंबर प्रश्न कहता है कि who was killed while trying to hoist the flag at कुर्था पुलिस स्टेशन इन गया in the course of quit India movement। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गया के कुर्था पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराने की कोशिश में कौन मारा गया था? ये मारे गए थे श्याम बिहारी लाल। देख लो जी, जगलाल चौधरी तो सारण में थे। कहां पे थे? सारण में थे। ये कौन मारे गए थे? श्याम बिहारी लाल जो है वो गया में, गया के कुर्था पुलिस स्टेशन पर उन्होंने क्या की थी? झंडा फहराने की कोशिश की थी, सचिवालय कांड की तरह। सचिवालय में तो 7 लोग मारे गए थे, यहाँ पे श्याम बिहारी लाल जो है वो मारे जाते हैं झंडा फहराने की कोशिश में। ठीक है, तो भाई ये इंडियन हिमाकत कर रहे थे अंग्रेजों के सामने, उनके झंडा को हटा करके अपना झंडा लगाने की, तो फिर वो गोलीबारी कर देते थे, गोली चला देते थे। वेयर वॉज द भूपेंद्र नारायण मंडल रिलेटेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार फ्रॉम। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन में से भूपेंद्र नारायण मंडल, इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय भी है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी अभी उतनी डेवलप नहीं है,
का संबंध कहाँ से था? सिवान, पटना, मुंगेर या मधेपुरा? मधेपुरा। ये यूनिवर्सिटी भी मधेपुरा में ही है, क्योंकि ये वहां से पर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इनका नाम अमर करने के लिए बिहार सरकार ने इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी वहां पे खोल दिया है। तो भूपेंद्र नारायण मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया मधेपुरा से। 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रभावती देवी वॉज द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच रीजन? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? है ना, महिलाओं का योगदान नहीं भूलना है, ठीक है ना। और महिलाओं की योगदान को तो भूलना नहीं है, लेकिन हम महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते। हम मर्द बड़े हिपोक्रेट्स है ना, तो हम अपनी अधिकारों को की वर्चस्वता स्थापित रखना चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि भाई जितनी हक, जितनी आज़ादी, जितनी राइट्स मर्दों को है, उतनी ही राइट्स महिलाओं को मिले, फिर देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि कई मामलों में महिलाओं के संदर्भ में कानूनें बनाई गई हैं जहां पे मर्द से ज़्यादा अधिकार है, लेकिन और इस बारे में भी विवाद और बहस हो सकता है कि कभी कभी महिलाओं के लिए बनाई गई वो कानून जो है महिलाओं द्वारा ही वो मिसयूज़ किया जाता है। और इस संबंध में कई सारी जजमेंट्स जो हैं हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की आ चुकी हैं, जहाँ पे महिलाएं जो हैं उस जैसे दहेज प्रताड़ना का केस, वहाँ पर एडल्ट्री का केस, तो कई सारे मामलों में महिलाओं को एक ज़्यादा अधिकार दिया गया, लेकिन फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है महिलाओं के लिए। महिलाओं को अभी भी मर्दों के बराबर आज़ादी नहीं मिली है। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आज भी संसद में सिर्फ 33% आरक्षण की मांग चल रही है महिलाओं की, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। अगर ये होना होता तो कांग्रेस की सरकारें भी कर चुकी होती, और ये 9 साल से जो है आज की सत्ता जो चल रही है वो भी कर चुकी होती, लेकिन अंदर से किसी की चाह नहीं है कि 50-50% वहां पे, यहाँ सिर्फ मैं 33% की बात कर रहा हूँ, 33% आरक्षण की मांग की जा रही है। ये बिल जो है लंबित है राज्यसभा में, लेकिन मैं कह रहा हूँ 50% क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? 50% मर्दों को, जब हाफ पॉपुलेशन है, आधी जनसंख्या मर्द है और आधी जनसंख्या महिलाएं हैं लगभग, और महिलाओं की जनसंख्या कम भी इसलिए है क्योंकि हमने उसमें योगदान दिया भ्रूण हत्या में, लड़की जन्म ना ले इसलिए मार डालो पहले ही, इसीलिए आप महिलाओं की संख्या कम है। लेकिन बात तो भाई बराबर की है, तो यदि बराबर जनसंख्या है महिलाओं और मर्दों की, तो फिर 50-50% होना चाहिए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब का एक बड़ा कमाल का ये खासियत है कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पर खास जोर दिया है, और सबसे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, बिहार प्रथम राज्य था। उसके अतिरिक्त वहाँ पर एडुकेशन, हाँ भले ही एडुकेशन वहाँ की शिक्षा की जो फाउंडेशन है वो एकदम खंडर हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो बची खुची जो फाउंडेशन है उसी पर जो चल रही है व्यवस्था, उसमें भी महिलाओं को उचित हक देने की उन्होंने कोशिश की है, जिसमें देखेंगे कि हम हाई स्कूल लेवल पे या सेकेंडरी लेवल स्कूल पे लड़कियों को साइकिल देना, पोशाक देना, कई सारी ऐसी प्रोग्राम्स चलती है जहाँ पे उनको पोषाहार देना। इसके अतिरिक्त जो है जब 10th पास करो तो वहाँ पर प्रोत्साहन राशि मिलना, फिर 11th 12th पास करो तो वहाँ पे लड़कियों को प्रोत्साहन राशि मिलना, फिर ग्रेजुएशन पास करो तो वहाँ पे प्रोत्साहन राशि मिलना। एक तरीके से प्रोत्साहन राशि देने का तात्पर्य है कि यह गार्जियन पेरेंट्स को इंकरेज करता है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। कम से कम प्रोत्साहन राशि के लालच में ही गार्जियन पढ़ा दे भाई, और शादी ना करे उनकी, क्योंकि वहां पर देखेंगे आज भी बाल विवाह जो है प्रथा में है बिहार में, और 16 साल 14 साल 15 साल की एज की लड़कियों की शादी हो जाती है। तो कम से कम इससे तो बचेंगी लड़कियां कि उचित समय पर उनकी शादी होगी, उचित समय पर जो है शादी होगी तो उचित समय पर उनके बाल बच्चे होंगे। तो शारीरिक जो है क्षमता होनी चाहिए बच्चों की परवरिश में, बच्चों के जन्म में, जो होता नहीं है, और बहुत सारी महिलाएं मर जाती हैं। मोर्टेलिटी रेट जो है, फीमेल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाती है, और बिहार इस मामले में आगे भी है। तो यहाँ पर महिलाओं को हक जो है पुरुषों के बराबर मिलनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। खैर, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना की थी। कहाँ की थी? पटना की थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी क्या होता है ना, टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं हम लोग। इन विच मूवमेंट इन बिहार द स्लोगन पुलिस हमारे भाई हैं वॉज हर्ड?
बिहार के किस आंदोलन में यह आंदोलन चला था? पुलिस हमारे भाई हैं, पुलिस हमारे भाई हैं, तो किस आंदोलन में चला था? हम जिस आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में यह जो है नारा चला था, पुलिस हमारे भाई है, अर्थात पुलिस के ऊपर हमला नहीं करना है, पुलिस स्टेशन पे हमला नहीं करना, उनको मारना नहीं है, उनको जलाना नहीं है, उनको काटना नहीं है ना, क्योंकि हिंसात्मक आंदोलन में भीड़ कुछ भी कर सकती है और खासतौर पर पुलिस टारगेट बन सकते हैं। तो यह जो है नारा चलाया गया था, पुलिस हमारे भाई हैं, और भाई थे ही, कहीं ना कहीं जो है भारतीयों का इसमें जनसंख्या शामिल ज्यादा था। वेयर वॉज दीप नारायण सिंह अरेस्टेड इन बिहार ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीप नारायण सिंह को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया? कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो ये बिठौली आश्रम से गिरफ्तार किया गया। कहाँ ये थे उस समय? बिठौली आश्रम से इनको गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए, दीप नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया हमने। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 हु रिजाइंड एज द सेक्रेटरी ऑफ द पटना डिस्ट्रिक्ट वॉर कमिटी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे डीएल नंदा क्योलियार। ये कौन थे? डीएल नंदा क्योलियार। थोड़े से नाम टेढ़े हैं इसलिए आसान हो जाएगा याद करना कि थोड़ा सा टेढ़ा नाम है वही टिक लगाना है। तो डीएल नंदा क्योलियार जो है उन्होंने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न संख्या 33 पे चलने की बारी आ गई। तो 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द सारण डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सारण जिला में जो जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे महामाया प्रसाद। उसके अध्यक्ष कौन थे? महामाया प्रसाद जो हैं वो सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, चलते हैं। तो उन्होंने सारण में भारत छोड़ो आंदोलन का कमान संभाला था महामाया प्रसाद ने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। वेयर डिड द पीपल एस्टैब्लिश देयर ओन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जजेस एंड आर्मी एट द टाइम ऑफ अगस्त रेवोल्यूशन? अगस्त क्रांति के दौरान जनता ने अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश और सेना कहाँ स्थापित कर ली थी? मतलब एक तरह से अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था और अपनी सरकार बना ली थी, अपनी संसद बना ली थी, अपनी जुडिशरी वहां पे स्टैब्लिश कर ली थी, अपनी आर्मी बना ली थी। कहां पर? तारापुर में। कहां पर? तारापुर में। ठीक है ना, तारापुर में इन्होंने एक तरह से अपनी शासन स्थापित कर लिया था। चलिए, तो हो गया आपका 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर के बाद 35 पे चलते हैं हम लोग। 35 पे देखते हैं क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द आजाद दस्ता हेल्ड? आजाद दस्ता की पहली बैठक कहाँ हुई थी? आजाद दस्ता की पहली बैठक हुई थी पूर्णिया, नेपाल से सटा हुआ इलाका है और नेपाल में ही आजाद दस्ता की गठन की गई थी। तो ये समेली में की गई थी। समेली में जो कहाँ पे है? पूर्णिया में। समेली में जो है आजाद दस्ता, और ये नेपाल और बिहार के का बॉर्डर इलाका है। कहाँ पे है? नेपाल और बिहार का बॉर्डर इलाका है। तो समेली में इस आजाद दस्ता की पहली बैठक आयोजित की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 35 के बाद 36 पे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है। द कन्वेनर ऑफ द आजाद परिषद कंस्टिट्यूटेड फॉर बिहार वाज? बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे। आजाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, सियाराम सिंह या राम मनोहर लोहिया? तो इसके संयोजक थे सूरज नारायण सिंह। आजाद परिषद के जो संयोजक है या आजाद दस्ता का ही एक पार्ट था, उसके संयोजक कौन है? सूरज नारायण सिंह। चलिए 36 हो गया। 37 नंबर प्रश्न चलते हैं, देखते हैं हम लोग 37 नंबर क्या कहता है। द लीडर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ द बिहार वाज? आपको पता ही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था और उसके कई सारी शाखाएं अलग अलग राज्यों में स्थापित की गई थी। यह तब हुआ जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दे देते हैं गांधी जी से मतभेद होने के बाद, और वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी की गठन की जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का एक शाखा बिहार में भी स्थापित किया गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का शाखा जो बिहार में स्थापित किया गया उसका नेतृत्व किसके हाथों में था? बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बद्री नाथ वर्मा, डॉक्टर सैयद महमूद, शील भद्रयाजी, अब्दुल कयूम अंसारी। तो आंसर हो जाएगा शील भद्रयाजी। शील भद्रयाजी बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कमाल की बात कहता है। 38 नंबर कहता है कि यूथ लीग एंड तूफानी जत्था वर फॉर्म्ड बाय? यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? है ना, याद रखिएगा, यूथ लीग और तूफानी जत्था
ये जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसमें शामिल थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है जी। इसमें शामिल थे राम मनोहर लोहिया, इसमें शामिल थे अच्युत पटवर्धन, इसमें शामिल थी अरुणा अशरफ अली। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गया, ये सभी किस विचारधारा के लोग हैं? समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। कैसे लोग हैं? तो यूथ लीग और तूफानी जनता का गठन किसने किया होगा? समाजवादियों ने किया होगा, ठीक है जी। समाजवादियों द्वारा इसका गठन किया गया है। चलिए 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम विच आइलैंड ऑफ द कोसी रिवर इन नेपाल वॉज द आजाद दस्ता ऑपरेटेड, है ना। कोसी नदी के बीच एक द्वीप थी, उस द्वीप से ही आजाद दस्ता का नेतृत्व किया जा रहा था, वहीं से अभियान चलाया जा रहा था। नेपाल के कोसी नदी के किस द्वीप से आजाद दस्ता संचालित की जा रही थी? डलकारो द्वीप, मनसारा द्वीप, दिघवा द्वीप या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डलकारो द्वीप। डलकारो द्वीप से, डलकारो द्वीप अब यहाँ पे क्लियर हो गया। डलकारो द्वीप कहाँ पे है? कोसी नदी में है, कोसी नदी के बीच में है, और वहीं से जो है आजाद दस्ता का अभियान जो है संभाला जा रहा था। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री की भी क्वेश्चन निकल गई और एक ज्योग्राफी की क्वेश्चन आ गई। अगला प्रश्न है कि द पर्सन मार्टरेड ड्यूरिंग द अगस्त क्रांति वाइल ट्राइंग टू होस्ट द फ्लैग एट सिवान पुलिस स्टेशन। अगस्त क्रांति के दौरान सिवान थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में शहीद हुआ व्यक्ति कौन था? जगत नारायण लाल, योगेंद्र शुक्ला, जगलाल चौधरी या फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ये थे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान जिले में कोशिश कर रहे थे झंडा फहराने की, लेकिन इसमें गोलीबारी में मर जाते हैं। अंत में इनकी पत्नी जो है वो झंडा फहराती हैं और गिरफ्तार हो जाती हैं, है ना। और दोनों ही पति पत्नी जो है बहुत पहले से गांधी जी के साथ रहते हैं, गांधी जी के साथ ही वर्धा आश्रम में। ये 1933 के बाद से वर्धा आश्रम में गांधी जी के साथ रह रहे थे, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये बिहार में नेतृत्व संभालते हैं। इस चीज की? भारत छोड़ो आंदोलन की। कई बार गिरफ्तार भी होते हैं, उसके पूर्व भी गिरफ्तार होते हैं कई बार। तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है गांधी जी के बहुत बड़े गांधीवादी नेता रहे हैं और गांधी जी के साथ रहते थे। कहाँ पे? वर्धा आश्रम में। तो गांधीवादी नेता रहे हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है सिवान जिले पर झंडा फहराने के क्रम में पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 41वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 41वां नंबर प्रश्न कहता है, द पर्सन हु एस्केप्ड अलोंग विद जयप्रकाश नारायण फ्रॉम हजारीबाग जेल इन द अगस्त रेवोल्यूशन ऑफ 1942 इंक्लूड। 1942 की अगस्त क्रांति में जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भागने वाले व्यक्तियों में शामिल कौन कौन थे? योगेंद्र शुक्ला शामिल थे, गुलाब चंद्र गुप्ता शामिल थे, शालिग्राम सिंह शामिल थे, सूरज नारायण सिंह शामिल थे, राम मनोहर लोहिया शामिल थे। और ये सभी व्यक्ति किसकी सहायता से भागते हैं? उसी वक्त हजारीबाग में राम वृक्ष बेनीपुरी भी गिरफ्तार थे। राम वृक्ष बेनीपुरी की सहायता से ये भागते हैं। किस समय? दीपावली के समय में। किस समय में? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। किस समय में भागते हैं? दीपावली के समय में वो भागते हैं। तो आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। मुझे अंदाज है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 2 3 4 होना चाहिए। तो चारों ही व्यक्ति हैं, चारों ही व्यक्ति जो हैं वो केवल 1 2 3 4 केवल क्या 1 2 3 4 चारों ही व्यक्ति भागते हैं। इसके तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। When did बलदेव सहाय, सॉलिसिटर जनरल थे उस समय, महाधिवक्ता थे बिहार में सरकार का। When did बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता की पद से कब इस्तीफा दिया? ऑब्वियसली कब इस्तीफा दिया होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इस्तीफा दिया होगा। तो 1942 में इन्होंने इस्तीफा दिया है भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में, समर्थन में, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि बलदेव सहाय क्या थे? महाधिवक्ता थे। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज एसोसिएट्स इन 1942 लेड टू मेजर राइट्स इन बिहार इन दिस द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वाज। 1942 में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी होगी। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। 8 अगस्त की 12 बजे रात में, मतलब 9 अगस्त की शुरुआत हो गई थी। बिहार के में बड़े दंगे हुए, इसके विरोध में बिहार में बड़े दंगे हुए। उसका टारगेट कौन बना?
अंग्रेज टारगेट बने, पुलिस स्टेशन पे हमला करना, पोस्ट ऑफिस पे हमला करना, रेलवेज पे हमला करना, ये आम सी बात हो गई। इस पे सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन था? प्रभावित तो सब जिले थे, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर था, है ना। मुंगेर में बहुत खतरनाक तरीके से वायलेंट मूवमेंट शुरू कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 43 के बाद 44 नंबर। 44 नंबर क्या कहता है? 44 कहता है इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिड जयप्रकाश नारायण गेट द रिकॉग्निशन ऑफ अ नेशनल लेवल लीडर? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ऑब्वियसली भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर, अखिल भारतीय स्तर की हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात उनकी पहचान स्थापित हो जाती है एक अखिल भारतीय नेता के तौर पर। 44 नंबर हो गया। 45 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 45 नंबर प्रश्न कहता है सच्चिदानंद सिन्हा वॉज एसोसिएटेड विद। सच्चिदानंद सिन्हा तो बहुत कुछ से संबंधित थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने जीवन काल में कई सारे कार्य किए हैं, जिसमें उन्होंने बिहार पृथक आंदोलन भी चलाया था, बिहार के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को भी चलाया था, और उन्हीं की सहयोग से बिहार अलग भी हुआ था बंगाल से। लेकिन यहाँ के प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है कि किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, दांडी मार्च से संबंधित है, सविनय आंदोलन से संबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हम कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध रखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए बहुत बड़े वकील हुआ करते थे अपने समय के। 45 के बाद 46 पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? है ना, अब सरकार अपने पक्षों को रखने के लिए जनता के सामने अपनी जो है पत्रिका निकालती थी, अपनी न्यूज़पेपर निकालने लगी। और इस समाचार पत्र का क्या नाम था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था अपने पक्ष को रखने के लिए? तो पटना समाचार कह सकते हैं, पटना न्यूज कह सकते हैं। पटना न्यूज के नाम से वो जो है, वो हिंदी ट्रांसलेशन इसलिए उसको समाचार कर दिया, पटना न्यूज के नाम से वो पत्रिका, वो समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा। 46 के बाद 47 में चलते हैं। 47 नंबर देखते हैं क्या है। 47 नंबर प्रश्न क्या है? 47 नंबर प्रश्न कहता है द सिस्टर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भगवती देवी, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और गिरफ्तार भी हुई हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? भगवती देवी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है बाय विच नेम वाज अ न्यूज़पेपर वाज ब्रॉट आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम 26 अगस्त? 26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से समाचार पत्र निकाला गया? अच्छा, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और प्रश्न देख लेते हैं और तत्पश्चात इस पे हम आते हैं। तो देखो जी, एक देखो 49 नंबर क्वेश्चन को देखना है हमें। फ्रॉम वेयर वाज अ शॉर्ट न्यूज़पेपर नेम्ड आजाद हिंदुस्तान पब्लिश्ड ऑन 13 अगस्त? तो 13 अगस्त को आजाद हिंदुस्तान नामक लघु समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? देखो जी, ये आजाद हिंदुस्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पक्ष, अपनी विचारों को के प्रसार के लिए शुरू किया था मुंगेर में। कहां पे? मुंगेर में। कहां पे शुरू किया था? आजाद हिंदुस्तान नामक लघु समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया मुंगेर में। और इसके अगेंस्ट में, इस आजाद हिंदुस्तान नामक जो पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ 1942 के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, उसके विरोध में मुंगेर की जो प्रशासन है उसने अपना एक समाचार पत्र प्रकाशन शुरू कर दिया। मुंगेर की जो प्रशासन है उसने अपना समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। तो यही प्रश्न यहाँ पे है कि बाय विच नेम वाज द न्यूज़पेपर वाज ब्रॉट आउट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम 26 अगस्त? तो 13 अगस्त 1942 से क्या स्टार्ट हुआ? 13 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ आजाद हिंदुस्तान, और 26 अगस्त इसके विरोध में, आजाद हिंदुस्तान के विरोध में अंग्रेजों ने शुरू किया प्रकाशन 26 अगस्त से। कौन सा? तो मुंगेर न्यूज। ठीक है ना, तो दोनों ही मुंगेर से प्रकाशित हो रहे हैं, आजाद हिंदुस्तान भी और मुंगेर न्यूज भी। आजाद हिंदुस्तान स्वतंत्रता सेनानियों का, फ्रीडम फाइटर्स का पत्रिका है, और मुंगेर न्यूज जो है वो अंग्रेजों द्वारा निकाला गया पत्रिका था। ठीक है, तो 49 हो गया। 50 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है 1942 AD ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल जयप्रकाश नारायण एस्केप फ्रॉम हजारीबाग जेल? 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? मैंने बार बार बताया है, कब? दीपावली के अवसर पर वो भाग निकले थे।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न पर है चलने की बारी आ गई। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज सारण डिक्लेयर्ड क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट, है ना, सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। क्या किया गया कि यहाँ के सभी लोग अपराधी हैं, पूरे जिला को ही अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। ऑब्वियसली भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किया गया होगा। 1942 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही है बातें? अगर समझ में आ रही हैं, पसंद आ रहा है लेक्चर, तो जरूर लाइक करिए और साथ साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। अब आइए प्रश्न देखते हैं, कुछ न्यूज़पेपर से संबंधित प्रश्न है कि विच न्यूज़पेपर कंट्रीब्यूशन वाज इंपॉर्टेंट इन गिविंग थर्स्ट टू द बिहार सेपरेशन मूवमेंट। बिहार पृथक्करण आंदोलन, बिहार पृथक्करण आंदोलन अर्थात बंगाल से बिहार को अलग करने की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें किस समाचार पत्र ने अपना सबसे अहम योगदान दिया? और यह सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था। यह समाचार पत्र था बिहार टाइम्स। कौन सा समाचार पत्र था? बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स ने अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाई है किस चीज में? बिहार को बंगाल से अलग करने में। और इसके संपादक जो है महेश नारायण हुआ करते थे। बिहार टाइम्स के संपादक कौन होते थे? महेश नारायण। अभी आएगा प्रश्न, उससे भी संबंधित प्रश्न आएगा। 52 के बाद 53 नंबर पे चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड ब्रिटिश एक्ट्स डिड बिहार गेट स्टेटस ऑफ सेपरेट स्टेट। हालांकि 1912 में जो है बिहार, बंगाल से बिहार अलग हो गया था। किससे हुआ था? बंगाल से बिहार अलग हो गया था। लेकिन 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके तहत जो है उड़ीसा को अलग करके बिहार को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया और उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक है ना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया 1936 से। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर के बाद 54 नंबर प्रश्न में चलते हैं। हु लेड द मूवमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। 1911, है ना, बिहार और उड़ीसा 1911 के नए राज्यों के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑब्वियसली तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि बिहार को अलग किया जाना चाहिए और इसके पीछे अपने तर्क थे। देखो जी, था तो बिहार बंगाल का पार्ट, और इससे क्या होता था? बिहार के लोगों की हक मारी जाती थी। बिहार के सरकारी पदों पर अधिकतर बंगाली चुन के आते थे। बिहार के अधिकतर प्रशासनिक इकाई में बंगाली भरे हुए थे। इससे बिहारियों का हक मारा जाता था। बिहार का जो आर्थिक शोषण में बंगालियों का बहुत बड़ा रोल था। तो ये था कि बिहार को अलग राज्य बना दो, यहाँ पे जो भी होंगे बिहारी होंगे, है ना। तो इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। 54 के बाद 55 नंबर प्रश्न में देखते हैं। हु बिकेम द गवर्नर ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ डायरकी इन बिहार। बिहार में जब द्वैध शासन की शुरुआत की गई, बिहार में जब द्वैध शासन की शुरुआत की गई, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत द्वैध शासन स्टार्ट हुआ प्रांतों में, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और प्रांतों की द्वैध शासन खत्म कर दी गई। तो प्रांतों में जब द्वैध शासन की शुरुआत हुई, अर्थात वहां पे विषयों का बंटवारा जो है गवर्नर और जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कर दिया गया। तो ये द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई, उस समय बिहार का गवर्नर कौन बना? उस समय गवर्नर बना डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर बनाया गया था जिस समय बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और ये कब है? 1919। कब हुई? 1919। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न निकल के आता है 55 के बाद 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 56 नंबर प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार। ओके, चलिए जी। अरे भाई, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? 1875 में शुरू किया गया। 1875 में द बिहार हेराल्ड। कब स्टार्ट किया गया? द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन द्वारा। ठीक है, 1975 में, 1875 में, सॉरी, 1875 में द बिहार हेराल्ड की शुरुआत की गई। अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गॉट द बिहार हेराल्ड पब्लिश्ड, है ना। निम्नलिखित में से कौन द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन करवाया? तो मैंने बताया गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने करवाया? गुरु प्रसाद सेन द्वारा। एक क्वेश्चन आता ही आता है इनसे, तो ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने करवाया? गुरु प्रसाद सेन ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि द सर्च लाइट वॉज पब्लिश्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। द सर्च लाइट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सैयद हुसैन, सैयद हैदर हुसैन, नजीब जंग या अमानत खलील।
देखो जी, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सैयद हैदर हुसैन। इसके अतिरिक्त इसमें सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें हसन इमाम भी थे, इसके अतिरिक्त इसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो कोई एक व्यक्ति नहीं है इसमें, बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर इसको द सर्च लाइट को शुरुआत किया था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो और सारी चीजें दी नहीं गई हैं, सिर्फ सैयद हैदर हुसैन दिया है, तो सैयद हैदर हुसैन हो जाएंगे आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, 58 के बाद 59 नंबर पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द इंडियन नेशन वॉज पब्लिश्ड बाय, इंडियन नेशन नामक पत्रिका जो है प्रकाशित की जाती थी पटना से, और इसके किसके द्वारा ये प्रकाशित की गई, तो ये कामेश्वर सिंह द्वारा। अब ये कामेश्वर सिंह कौन है, कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज हैं। कौन है, दरभंगा महाराज, दरभंगा महाराज है, दरभंगा के राजा हैं, दरभंगा के राजा हैं। इनके द्वारा द इंडियन नेशन का प्रकाशन किया गया, किसके द्वारा, द इंडियन नेशन का प्रकाशन किया गया, ठीक है जी। तो उनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। कामेश्वर सिंह कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रहे हैं, पता होना चाहिए आपको। 60 नंबर प्रश्न, मुरली मनोहर प्रसाद वॉज द एडिटर ऑफ विच मैगजीन, मुरली मनोहर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे और सबसे लंबे समय तक ये संपादक रहने वाले हैं सर्चलाइट के, ठीक है। मुरली मनोहर, एग्जाम में पूछ चुका है बीपीएससी का, पढ़ के जाना प्लीज। मुरली मनोहर प्रसाद सर्चलाइट के सबसे लंबे समय तक रहने वाले संपादक हैं, ठीक है। 60 नंबर हो गया। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 61 नंबर प्रश्न पूछता है, महेश नारायण वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ विच मैगजीन, महेश नारायण किस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो बिहार हेराल्ड के, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, बिहार टाइम्स के, किसके थे, बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक, क्लियर है, बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। अब एक जैसा नाम होता है ना तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे, ठीक है। महेश नारायण हो गया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ हिंदी वीकली मैगजीन, देश, है ना, साप्ताहिक पत्रिका है, नाम क्या है, देश। किसके द्वारा देश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, राजेंद्र प्रसाद द्वारा। याद रखना है, देश नामक साप्ताहिक पत्रिका, दैनिक नहीं था, ये दैनिक पत्रिका नहीं था, साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, ठीक है। 62 के बाद 63 पे आते हैं। 63 नंबर प्रश्न में है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सर्चलाइट न्यूज़पेपर, देखो सर्चलाइट का फिर से उधर सैयद हैदर हुसैन था। अब यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अली इमाम, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और महेंद्र सिंह। अब देखो जी, यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम है, राजेंद्र प्रसाद भी होंगे लेकिन मजहरुल हक नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगा, और डी और ए तो होगा ही नहीं, तो बी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। इसके अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद भी हैं और सैयद हैदर हुसैन भी हैं, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न हो गया। 63 के बाद 64 पे चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 64 कहता है, द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वाज, बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था। अब देखो जी, इसमें ऊपर के तीनों छांट दो, हो जाएगा नूरुल अनवर, अनवार है, नूरुल अनवार जो है वो बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र है। रट लेना है, याद कर लेना है इसको, नूरुल अनवार, कभी कभी रटना भी चाहिए, कभी कभी समझना भी चाहिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय मजहरुल हक, जो सदाकत आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया था। ऑप्शन है सर्चलाइट, द मदरलैंड, द हिंदुस्तान स्टैंडर्ड या इंडियन नेशन। आंसर हो जाएगा द मदरलैंड। ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है। द मदरलैंड जो है मजहरुल हक द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मजहरुल हक द्वारा, सर्चलाइट नहीं, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नहीं, इंडियन नेशन नहीं, कौन सा, द मदरलैंड। Who was the founder of किसान समाचार, किसान समाचार, ये ऑब्वियसली किसान नेता होंगे तभी किसान समाचार पत्र निकाल रहे हैं। कौन होगा, स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद या स्वामी विद्यानंद। ये किसान नेता रहे ना जी, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो हैं उनके द्वारा किसान समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो चलिए 66 हो गया। 67 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। Who was the longest serving editor of Searchlight newspaper in बिहार। अभी मैंने बोला भी था कि कौन सबसे लंबे समय तक संपादन किया सर्चलाइट का, तो आंसर सीधे यहाँ पे दिख रहा है आपको, मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद सबसे लंबे समय तक संपादक रहने वाले हैं सर्चलाइट के। चलिए, तो आपको आंसर मिल गया 67 का। 68 पे चलते हैं, 68 पे। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 68 नंबर कहता है,
वेयर वॉज द मैगजीन एजुकेशन डाइजेस्ट पब्लिश फ्रॉम? एजुकेशन डाइजेस्ट नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? या पटना से प्रकाशित होती थी। एजुकेशन डाइजेस्ट नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? पटना से प्रकाशित होती थी। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एजुकेशन डाइजेस्ट पटना। चलिए अगला प्रश्न बहुत वीवीआई है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ सर्चलाइट? सर्चलाइट का हिंदी संस्करण किस नाम से निकलता था? सर्चलाइट का हिंदी संस्करण जो है वो प्रदीप के नाम से निकलता था, है ना। प्रताप तो यूपी का एक पत्रिका था, ठीक है, तो ये बिहार से संबंध नहीं है। तो प्रदीप जो है वो सर्चलाइट का हिंदी संस्करण था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये अच्छा, प्रताप जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्रिका है। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े पत्रकार हुए और एक दंगे में मारे जाएंगे, तो प्रताप नामक पत्रिका उन्हीं के द्वारा निकाला गया था, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। इन विच ईयर वॉज द पब्लिकेशन ऑफ बिहार हेराल्ड स्टार्टेड बाई बाबू गुरु प्रसाद सेन? मैंने आंसर पहले भी बताया। बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? 1875 में। बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा। कब? 1875 में। और यह प्रथम इंग्लिश पत्रिका थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 70 के बाद 71 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर? इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आपने बिहार हेराल्ड देख लिया। हिंदी न्यूज़पेपर पहला कौन था? आपको पता होना चाहिए, बिहार बंधु 1872 में। 1872 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया केशव भट्ट द्वारा। तो बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। चलिए तो आपको मिल गया बिहार बंधु। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 71 के बाद 72 पे आते हैं। हु वॉज द एडिटर ऑफ बिहार बंधु? बिहार बंधु के संस्थापक भी यही है, एडिटर भी यही है। कौन? केशव राम भट्ट, है ना, केशव भट्ट। यहाँ पे दिया है केशव भट्ट। केशव भट्ट जो है बिहार बंधु के संपादक हैं, ठीक है। 72 के बाद 73 पे आते हैं और अंतिम हम लोग 75 तक क्वेश्चन देखना है हमें। 75 क्वेश्चन थे इसमें। व्हेन वाज द वीकली उर्दू न्यूज़पेपर अखबार बिहार फर्स्ट पब्लिश्ड? अखबार बिहार नामक साप्ताहिक उर्दू पत्रिका थी, है ना। इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1856 से हुआ। कब से हुआ? 1856 से। ये बहुत पहले से ये पत्रिका इसका मतलब निकल रही है। तो अखबार बिहार नामक उर्दू समाचार पत्र जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? पटना से। और ये जो है 1856 से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, हु वाज द एडिटर ऑफ बिहारी न्यूज़पेपर? बिहारी नाम का न्यूज़ पत्रिका का संपादक कौन था? बाद में ये बंद हो गया, तो बिहारी समाचार पत्र का संपादक कौन था? बाबू महेश्वर प्रसाद। यही बाबू महेश्वर प्रसाद बाद में बिहार टाइम्स के भी संपादक बनते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और कल से हम ज्योग्राफी देखेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना? पटना से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता था? तो आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन। इंडियन नेशन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्र नहीं होगा, इंडियन नेशन। तो इंडियन नेशन नामक पत्रिका जो कामेश्वर सिंह द्वारा प्रकाशित किया जाता था, दरभंगा के महाराज द्वारा, यह पटना से प्रकाशित होता था। इसी के साथ हमने आधुनिक बिहार की इतिहास को कहते हैं ना समराइज्ड वे में, संक्षेप में हमने देखने की कोशिश की। जब हम लेक्चर सीरीज में आएंगे तो एक एक चीज है ना उधेड़ के रख देंगे बिहार से संबंधित चीजों को, उसमें घबराना नहीं है। लेकिन समय सीमा हमारे पास कम था, सिर्फ बहुत कम दिन मिले थे, इसमें हमें सब कुछ देखना था। तो हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी थे। तो आशा है ये लेक्चर आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।